हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटेक्निक सेमेस्टर फर्स्ट अप्लाइड फेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम नवंबर 2022 में हुआ था। तो क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है। फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मार्क्स डिवाइडेशन आपको बता दिया था। उसके अकॉर्डिंग ही ए, बी और सी सेक्शन के अंदर मार्क्स इसमें डिवाइड हैं। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स का आपका एक ही क्वेश्चन होगा, तो 10 नंबर का पहला सेक्शन हो जाता है आपका। सेक्शन बी में ऑप्शन दिए हुए होते हैं आपको। फर्स्ट सेक्शन तो आपको पूरा कंपल्सरी ही करना। सेकंड सेक्शन बी सेक्शन में आपको 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और लाइंस आपको अप्रॉक्स 5 लाइंस अप्रॉक्स रखनी है आपको, या वर्ड्स में बोले तो 50 वर्ड्स हो जाएंगे। और सी सेक्शन में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में होगा। उसमें भी और सेक्शन डिवाइड्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग अभी हम देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की विमाएं भिन्न भिन्न हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये बेस्ड है विमीय समांगता के सिद्धांत पर। विमीय समांगता का सिद्धांत हमें कहता है कि कोई भी दी गई समीकरण तभी सत्य होती है जब उसमें सभी पदों की विमा समान हो। इसको अगर रिवर्स रूप से देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी राशि किसी दूसरी राशि में तभी जोड़ी जा सकती है या घटाई जा सकती है जब उसके सभी पदों की विमा समान हो। तो इन दोनों में ये दोनों क्वांटिटी आपस में लेस हो रही हैं, तो ये सिद्धांत के अनुसार इनकी विमा समान है, तभी पॉसिबल है। बी ऑप्शन के अंदर ये दोनों क्वांटिटी जोड़ रही हैं, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब उनकी विमा समान है। डी ऑप्शन के अंदर इनको समान ही दिया गया है तो इनकी विमा समान ही होगी। लेकिन सी ऑप्शन के अंदर दोनों राशियों में गुणा हो रहा है, तो कब भी अगर किसी दो राशि में गुणनफल या भाग हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में इनकी विमा समान होना ज़रूरी नहीं है। तो ए और बी की विमा अगर भिन्न भिन्न है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या 2.060 में सार्थक अंक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़े हम सार्थक अंक के रूल रिवाइज कर लेते हैं, जो जीरो को लेके जिनमें डाउट होते हैं। अगर कोई नॉन डेसिमल नंबर्स है हमारे पास में, तो उसमें अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। यहाँ पे सार्थक अंकों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। ये सारे शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। दूसरा आता है नॉन डेसिमल वाली में ही दशमलव के बिना की जो संख्या है उसमें दो अशून्य संख्या के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। यहाँ पे दोनों तरफ आपके अशून्य राशि आनी चाहिए, तो इस स्थिति में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। दशमलव संख्या की बात करें तो दशमलव के बाद या दशमलव के पहले अगर कोई अशून्य संख्या नहीं है तो आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन अगर दशमलव के बाद में कोई अशून्य राशि आ गई तो इसको हम सार्थक अंक मानेंगे। तो यहाँ सार्थक अंक हो गया 1। अशून्य राशि आने के बाद, दशमलव की संख्या में अशून्य राशि आने के बाद अगर कोई शून्य आ रहे हैं, जैसे नेक्स्ट कंडीशन में हमने ले लिया है कि दशमलव के बाद में अशून्य राशि आई, उसके बाद दाईं तरफ जो जीरो आएंगे इनको आपको सार्थक अंक मानना है। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। तो आपका जो क्वेश्चन सेकंड है वो इस रूल पे बेस्ड है, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये जो जीरो आ रहा है वो अशून्य संख्या के बीच में आ रहा है, इसलिए सार्थक अंक होगा। दशमलव वाली संख्या है तो अशून्य संख्या के दाईं तरफ लास्ट में जो जीरो आ रहा है ये भी सार्थक अंक होगा, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो न्यूटन, आपने यूनिट सेकंड में पढ़ा है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। एमकेएस में जो वैल्यू होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो 1 न्यूटन के इक्वल होती है। वाट शक्ति का मात्रक है, यूनिट सेकंड में आपने देखा है शक्ति का मात्रक वाट होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका बच गया है ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, गतिज ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। तो यूनिट सेकंड में आपने देखा था कि संवेग जो होता है, संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग किसी भी पिंड की गति का मापक होता है, इसके द्वारा किसी भी पिंड की गति को मापा जाता है। और संवेग जो होता है वो बहुत सारी प्रोसेस के अंदर संरक्षित रहता है, जिनमें से एक एग्जाम्पल उसका
रॉकेट प्रणोदन भी था। उसमें प्रोसेस यही होती है, रॉकेट में जितना भी ईंधन भरा हुआ होता है वो गैसेस के रूप में, गैस जेट के रूप में बाहर निकलता है, जिसकी प्रतिक्रिया में गैस जेट के रूप में जब ईंधन बाहर निकलता है तो इसकी प्रतिक्रिया में रॉकेट आगे गति करता है। तो यहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखीय संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th। आनत तल पर लुढ़कता हुआ एक बेलन प्रदर्शित करता है केवल घूर्णन गति, केवल स्थानांतरण गति, स्थानांतरण एवं घूर्णन गति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले हम देखते हैं घूर्णन गति क्या होगी। घूर्णन गति होती है कि एक ही बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समयांतराल में अगर कोई वस्तु उसी जगह विस्थापन करती है तो इस गति को हम बोलेंगे घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी अपने केंद्र के ऊपर घूमती है, वो क्या हो गया, उसका घूर्णन हो गया। स्थानांतरण गति कि वृत्ताकार पथ में तो कोई वस्तु गति कर रही है लेकिन वो गति करती हुई एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। जैसे किसी बॉल का लुढ़कना, किसी सतह पर अगर किसी बॉल को धक्का दे दिया जाए तो वो वृत्ताकार पथ में गति करती हुई जाएगी लेकिन आगे की तरफ स्थानांतरित होगी, तो उसको हम बोलेंगे स्थानांतरण गति। अगर कोई सतह ऐसी है जो कुछ किसी कोण पर झुकी हुई है, वहाँ पे अगर किसी गोलाकार वस्तु को गिराया जाए तो वो अपने अक्ष के, अपने केंद्र के परितः घूमेगी, तो वो घूर्णन के साथ साथ में स्थानांतरण भी करेगी। तो जो यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आनत तल पर लुढ़कता हुआ एक बेलन, तो बेलनाकार वस्तु भी किस पे लुढ़क रही है, आनत तल पर। आनत तल मतलब ऐसा तल जो किसी कोण पर झुका हुआ है। तो यहाँ पे वस्तु के घूर्णन के साथ साथ में स्थानांतरण गति भी हो रही है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानांतरण एवं घूर्णन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणीय वेग का मात्रक है रेडियन, बी ऑप्शन रेडियन पर सेकंड, सी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और डी सेकंड। तो जब यूनिट 3rd में मैंने आपको कोणीय वेग करवाया था तो कोणीय वेग का सूत्र था कोणीय विस्थापन बटा समय। अब पहले देखिए कोणीय विस्थापन क्या था आपका कि किसी केंद्र के परितः अगर कोई वस्तु एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक शिफ्ट होती है तो उसने यहाँ तक दूरी करने पर केंद्र में कितना कोण अंतरित किया, इसको हम कहेंगे कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन केंद्र में कोण अंतरित कर रहा है, तो इसका मात्रक किसमें होता है, सिर्फ रेडियन में। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक आ जाएगा रेडियन। अब कोणीय वेग का मात्रक आपको निकालना है, तो कोणीय विस्थापन बटा समय, तो मात्रक आ जाएगा इसका रेडियन बटे सेकंड। तो यहाँ से इसका आंसर तो हो जाएगा रेडियन बटे सेकंड। लेकिन यही अगर आपसे कोणीय वेग की जगह कोणीय त्वरण पूछ लिया गया होता तो कोणीय त्वरण अल्फा का सूत्र क्या हो जाता है आपका, कोणीय वेग बटे समय। तो कोणीय वेग के लिए क्या आ जाता है, रेडियन बटे सेकंड, और एक समय और आ गया तो इसके लिए सेकंड आ जाता, इसका मात्रक बन जाता रेडियन बटे सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ कोणीय विस्थापन का अगर मात्रक पूछ लें आपसे तो वो रेडियन होगा। कोणीय वेग आपसे पूछा गया है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेडियन प्रति सेकंड। और कोणीय त्वरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका मात्रक होगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी ठोस तथा द्रव के लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है तो। अभी यूनिट 4th के अंदर रिसेंटली हमने इस टॉपिक को किया है कि अगर किसी पात्र के अंदर द्रव को भरा जाता है तो द्रव के मुक्त पृष्ठ एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। उसका कारण है कि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की मुक्त सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। इसी के कारण उसका जो मुक्त पृष्ठ होता है वो 3 आकृतियों में रहता है, एक समतल, दूसरा अवतल और तीसरा उत्तल आकृति। अब स्पर्श कोण क्या था, स्पर्श कोण था द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच
द्रव के अंदर की ओर बनने वाला कोण स्पर्श कोण होता है। तो यहाँ पे स्पर्श कोण की 3 स्थिति हमारे सामने थी। एक, जब स्पर्श कोण का मान लेस देन 90 डिग्री हो, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। दूसरी, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री हो। तीसरा, कि द्रव के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा, ये ठोस के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा, ये आपका स्पर्श कोण। तीसरी कंडीशन है जब स्पर्श कोण का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। तो ये स्थिति आपको कब मिलती है? जब आसंजक बल का मान सहसंजक बल की तुलना में अधिक हो। द्रव तथा ठोस के बीच लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल होता है और एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल होता है। तो यहाँ पे आसंजक बल ज़्यादा हो रहा है, इसी के कारण द्रव जो है वो ठोस की तरफ आकर्षित हो रहा है। अपने आप में इनमें इतना आकर्षण नहीं है जितना कि ये ठोस की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये स्थिति कब मिलेगी? जब आसंजक बल का मान, एडहेसिव फोर्स का मान आपका ज़्यादा हो एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स के लिए। आसंजक बल का मान ज़्यादा हो सहसंजक बल की तुलना में। और ये कब होता है? जब पानी और कांच संपर्क में आते हैं। दूसरी कंडीशन, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो इसमें सहसंजक बल का मान असंजक बल के मान के बराबर होता है। असंजक बल सहसंजक बल के बराबर होगा तो थीटा जो होगा, स्पर्श कोण होगा, वो 90 डिग्री बनेगा। इस स्थिति में जो सतह है वो आपकी द्रव की मुक्त पृष्ठ जो है वो समतल रहेगी। यहाँ पे ये अवतल थी। ये कंडीशन आपको कब मिलती है? जब चांदी प्लस पानी संपर्क में आते हैं। तीसरी कंडीशन है जब द्रव पृष्ठ आपको उत्तल मिलता है, तब स्पर्श कोण का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ये कब होगा? जब असंजक बल का मान कम हो सहसंजक बल की तुलना में। यहाँ पे सहसंजक बल ज़्यादा है तो द्रव के जो अणु है वो ठोस कांच, या आप कह सकते हो कि जो पात्र है इसकी किनारे से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं, आपस में ही इनमें आकर्षण अधिक है। तो ये एक ही जगह इकट्ठे होने की वजह से बीच में इसमें उठाव आ जाता है और द्रव का मुक्त जो पृष्ठ है वो उत्तल बन जाता है। तो इस स्थिति में असंजक बल का मान कम होता है सहसंजक बल की तुलना में। ये स्थिति हमको कब मिलती है? जब पारा और कांच संपर्क में आते हैं। तो इन तीनों स्थिति से हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे यहाँ पे आपका बना है कि किसी ठोस तथा द्रव के लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है तो 90 डिग्री से अधिक होगा तो ये स्थिति होगी। यहाँ पे असंजक बल का मान कम होगा सहसंजक बल की तुलना में। तो असंजक बल का मान ऑप्शन ए में, सहसंजक बल अधिक है असंजक बल की तुलना में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिबल विमीय रूप में किसके तुल्य है? ऑप्शन है आपके विकृति, दाब, पृष्ठ तनाव और पॉइसन अनुपात। विकृति आपने यूनिट सेकंड में पढ़ा था। किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकृति का अनुपात विकृति होता है। अब आकृति में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकृति का अनुपात विकृति होता है तो वो आकृति की जो भी है, चाहे वो लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई को अगर हम अनुपात के रूप में देख लें तो जो विमा है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो विकृति विमाहीन राशि होती है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। आपको चेक करना है प्रतिबल विमीय रूप से किसके तुल्य है। तो पहले हम प्रतिबल की विमा निकाल लेते हैं। प्रतिबल का सूत्र होता है आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटे क्षेत्रफल। इसकी विमा अगर आप निकालेंगे तो m1 L-1 T-2 इसकी विमा आएगी। यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन आपको अगर याद हो, बल की विमा m1 L1 T-2, क्षेत्रफल के लिए L2 आ जाएगा, L2 ऊपर जाएगा तो 2 में से एक L1 लेस हो जाएगा तो m1 L-1 T-2। सेकेंड है आपके पास में दाब। तो हमें पता है कि दाब का सूत्र भी क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब की प्रतिक्रिया के रूप में ही प्रतिबल लगता है। दाब बाहरी रूप से आरोपित किया जाता है, प्रतिबल वस्तु से प्रतिक्रिया के रूप में, दाब की प्रतिक्रिया के रूप में जो लगता है वो ही प्रतिबल होता है। तो जब सूत्र समान है तो इनकी विमा भी समान होगी। तो आंसर हमारे पास में आ चुका है। लेकिन हम बाकी दो राशियों को भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है F/L। यूनिट 4th में अभी रिसेंटली हमने किया था। तो यहाँ पे m1
L0 T-2, क्योंकि बल की विमा क्या होती है M1 L1 T-2, L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो M1 L0 T-2 पृष्ठ तनाव की विमा आ जाएगी। लास्ट है आपका पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ पे ये अनुप्रस्थ विकृति है, अल्फा अनुदैर्ध्य विकृति है। अनुप्रस्थ विकृति आती है व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास, और अनुदैर्ध्य विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो डेल्टा डी एल अपॉन डी डेल्टा एल इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ से ये पॉइसन अनुपात दोनों विकृति का ही अनुपात है और विकृति विमाहीन राशि है, तो पॉइसन अनुपात भी विमाहीन राशि हो जाएगा M1 L0 T0। तो यहाँ पे प्रतिबल का जो मात्रक है वो दाब के मात्रक के बराबर होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोसों में ऊष्मा अंतरण मुख्यतः निम्न विधा से होता है। तो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण पूछा गया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन यूनिट 5 के टॉपिक पे बेस्ड है। उसमें टॉपिक है एक कि ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। तो ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः 3 विधि के द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थ में होता है। चालन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप किसी ठोस पदार्थ की अगर बात करें, कोई लोहे की छड़ हमारे पास में है, उसको अगर आप ऊष्मा दे रहे हैं तो ठोस किस प्रकार से गर्म होता है कि यहाँ से जब ऊष्मा प्राप्त करता है तो ठोस के अणु क्या करते हैं, कंपन के द्वारा अपने पास वाले अणु को ऊष्मा को स्थानांतरण करते हैं ऊष्मा का। यही कारण है कि दूसरे सिरे को गर्म चीज के पास में, या आप कह सकते हैं बर्नर के पास में अगर नहीं भी लेके जाएंगे तो दूसरे सिरे तक ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। उसका कारण ये है कि ठोस के अणु टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षण के साथ बंधे हुए होते हैं। तो ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गति तो नहीं कर सकते, अपने कणों को स्थानांतरित तो नहीं कर सकते, लेकिन ऊष्मा प्राप्त करने के बाद में इनमें कुछ ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण ये अपने ही स्थान पर कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। कंपन के कारण ये अपने निकटतम अणु को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, और यही प्रोसेस पूरे ठोस की छड़ में होती है। इसी के कारण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ये स्थानांतरण गैस और द्रव में भी होता है, पर मुख्यतः चालन के अंदर इसी विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण मुख्यतः निम्न विधा, इसकी कौन सी हो जाएगी, तो आंसर होगा चालन। सेकंड इसमें एक और कौन सा होता है, संवहन। संवहन में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा उसमें अणु अपनी स्थिति परिवर्तित करते हैं। जैसे आप किसी पात्र के अंदर पानी को भर के गैस के ऊपर रखते हो गर्म करने के लिए, तो उसमें आपने जब पानी इसके अंदर भर दिया है तो जो नीचे वाले अणु होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म जो गैस के संपर्क में आएंगे तो यहाँ पहले ऊष्मा प्राप्त होगी, इनको गर्म होने की वजह से ये हल्के हो जाते हैं, हल्के होने की वजह से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, और जो ठंडे अणु जो भारी होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अणुओं के स्थानांतरण की वजह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है संवहन। ये मेथड जो है गैसेस में भी काम आती है। ये रीजन है कि आपके घरों में जो वेंटिलेशन खिड़कियां जो होती है आपकी, या एग्जॉस्ट फैन जो लगाए जाते हैं वो थोड़ी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। किचन के अंदर जब काम करते हैं जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं वो ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि जो गर्म हवा होती है, गर्म गैस होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है और एग्जॉस्ट फैन के थ्रू वहीं से बाहर निकल जाती है। तो वहां पे भी ये संवहन मेथड काम करती है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा नहीं होता। तीसरी है आपकी विकिरण। विकिरण है सूर्य से आने वाली किरणें जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरती है। वो चाहे कमरे के अंदर हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो, इनको किसी भी माध्यम की, ठोस, द्रव, गैस, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। एकमात्र ये ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सूर्य से आने वाली किरणें हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हर किसी स्थान पर अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे सूर्य की किरणें जब सुबह आती हैं तो उसका प्रभाव घर के अंदर भी पड़ता है, तो उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ठोस में जो मुख्यतः ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो चालन के द्वारा होगा, और इसी पे बेस्ड आपका लास्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने अभी आपको बताया था कि विकिरण ऐसा
ऐसी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था आपका सेक्शन ए, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।